हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एचएएस प्रीलिम्स 2025 की जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उसके बारे में। प्लस साथ में आज हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस अप्रोच और क्या बुक लिस्ट हो सकती है और प्रीलिम्स को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 30 पोस्ट है, जिसमें अगर हम बात करें पर्सनल डिपार्टमेंट में जो है वो 2 पोस्टें हैं। रूरल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9, रेवेन्यू में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 9 है, और स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वो टोटल 10 पोस्ट है। इन डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमारा जो कोर टारगेट रहेगा वो आज रहेगा कि प्रीलिम्स को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम टारगेट में बात करें तो इसमें ना 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। हमेशा ये डाउट रहता है हर एस्पिरेंट के माइंड में कि प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़े, या फिर प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या मेंस की तैयारी साथ में हो सकती है या नहीं हो सकती है। या फिर डाउट ये रहता है कि जो हम सोर्सेज पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है, क्या वो सोर्सेज इनफ होंगे या हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। और जब प्रीलिम्स फेज में हम पहुंचते हैं तो क्या हमें नए सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए या हमें जो हमने पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करना चाहिए। तो ये सभी जो डाउट्स रहते हैं, इन सभी डाउट्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स के लिए भी यानी कि GS1 के लिए और सी सेट दोनों के लिए होगी। जो GS का पेपर होता है और सी सेट दोनों के लिए हम प्रॉपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे एट द एंड कि कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए और कितने क्वेश्चंस करने के बाद हम जो बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि अब हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और क्या जो है वो एक सेफ होता है ना कि एक सेफ लाइन कितनी रहेगी जिसमें हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस सोर्सेज की बात करेंगे, जीएस के सब्जेक्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात करेंगे। और करंट अफेयर एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, करंट अफेयर को किस तरह से कवर किया जा सकता है ये भी हम जो है वो एट द एंड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक जीएस के साथ। देखो, जीएस में एक सब्जेक्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है ना, अगर हम एक सोर्स को पकड़ के चलते हैं दैट इज स्पेक्ट्रम, मोस्टली वही सारे लोग वो फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में अगर मॉडर्न हिस्ट्री के कंसेप्ट को हम देखें तो वो 1498 जब वास्को डी गामा भारत आया था, 1498, तब से जो है वो हमारी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें मेंशन्ड है, जिसमें फिर ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, वेरियस जो है वो एक्ट वगैरह है, ठीक है, वेरियस पॉलिसीज इनिशिएटिव ब्रिटिश सरकार के हर सेक्टर लाइक एजुकेशन हो गया या फिर सिविल सर्विसेज हो गया, आर्मी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सभी रिगार्डिंग ब्रिटिश सरकार के इनिशिएटिव। तो एक तो देखो सोर्स स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का, लेकिन स्पेक्ट्रम से भी इजी अगर कुछ है तो वो है तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी। जो ये तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है, ये बहुत ज्यादा जो है वो इजी है इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम क्वेश्चंस देखें तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1498 से लेकर जो है वो 1947 तक जितने भी इवेंट हुए हैं ना, उन सबको कवर कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, और ये पीडीएफ फाइल्स आपको डेली फैक्ट में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो पहला तो देखो ये अप्रोच हो गई कि आपने ओवरव्यू पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक बार पढ़ लिया, कोई एक बुक कोई एक सोर्स पढ़ लिया। उसके बाद एक क्रोनोलॉजी अपने माइंड में रख लेनी। प्रीलिम्स के लिए क्रोनोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस साल में ये इवेंट हुआ है, तो उसके फैक्ट जो है वो हमें क्लियर हो जाए और हम उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकें। तो इसमें हमें PYQ से हेल्प मिल सकती है। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एचएएस के करना ही इनफ नहीं रहेगा, अदर स्टेट्स के भी कर सकते हैं, यूपीएससी के भी कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद पॉलिटी की अगर हम बात करें तो एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, स्कोर बुक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता कभी नहीं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ना, ठीक है, सारी लक्ष्मीकांत को पढ़ना और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो अभी तक लक्ष्मीकांत बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर तैयारी करते 1 साल 2 साल हो गए हैं तो मतलब लक्ष्मीकांत तो पढ़ी है, क्योंकि लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ता है जो भी तैयारी कर रहा है। तब अब हमें क्या करना है, अब हमें ना एक तो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हमें आर्टिकल्स याद करके चलने हैं सारे के सारे, एक से लेकर कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 100। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल्स है, लास्ट टाइम भी अगर हम बात करें तो आर्टिकल 356 और 365 को लेकर, इवन लाइक 368 को लेकर भी जो वो क्वेश्चन बन रखा है। वो क्वेश्चन इजी था, लेकिन आर्टिकल आते हैं पेपर में, डायरेक्ट आर्टिकल से एक ना एक क्वेश्चन पड़ता है। उसके बाद अमेंडमेंट्स, कितनी अमेंडमेंट हो रखी है वो सारे याद करने हैं। प्लस देखो, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को अलग से पढ़ना जरूरी रहेगा। लक्ष्मीकांत से तो पढ़ना ही है कि लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हो, बट लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव लाइक अगर गवर्नर हो गया, ठीक है, या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो इसको पढ़ना पड़ेगा अलग से।
लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। यानी कि पॉलिटी में भी अब हम क्या कर सकते हैं कि जो एचपी की पॉलिटी है उसको भी साथ में कवर कर सकते हैं। उसके बाद करंट इवेंट्स को साथ में कवर किया जा सकता है। देखो, एक तो हम करंट अफेयर साल का पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम मिक्स करंट पढ़ते हैं कि हमने एक मैगजीन उठाई उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जब आपकी लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी पॉलिटी के करंट अफेयर्स है ना, जो करंट इवेंट्स है जो पिछले एक साल से न्यूज़ में थे, उसको भी कवर करो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर यूपीएससी और अदर स्टेट के हम लगा सकते हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी लाइक 6 to 10th एनसीईआरटी और जेसी लियोंग या 6 to 12th एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि ज्योग्राफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट जो एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद वर्ल्ड के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो मैप सेक्शन। मैप बिल्कुल क्लियरली बॉर्डर, कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, इसको कवर करना जरूरी जरूरी है बहुत, स्पेशली करंट बेस्ड। लाइक यूक्रेन को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है, रशिया को लेकर बन रखा है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ रखे हैं कनाडा और यूएस को लेकर, तो दैट मीन्स मैप बेस्ड ज्योग्राफी को पढ़ना स्पेशली वर्ल्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही कवर करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब आप कंट्रीज को पढ़ोगे तो उनकी लोकेशंस प्लस उनकी जो कैपिटल सिटी है उसको भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरियस ओशियंस, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक ग्रास लैंड कहाँ पर है, डेजर्ट कहाँ पर है, कौन सी माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है तो सहेल रीजन क्या है, ऐसे जो रीजनल ग्रुप्स हैं इनको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो है ट्राइब्स का। जो ट्राइब्स न्यूज़ में है, उनको तो कवर करना ही करना है, लेकिन वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है ना उनको पढ़ना जरूरी रहेगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, लेकिन उससे पहले काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो दैट्स मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद इकॉनमी की अगर हम बात करें, जो कि हम पूरा कवर भी कर चुके हैं, ठीक है, तो इकॉनमी में देखो, एक तो बेसिक टर्म्स होगी, बेसिक टर्म्स हमने पूरी पढ़ ली। उसके बाद बजट और सर्वे, इन दोनों को कवर करना जरूरी रहेगा। प्लस बजट ना करंट ईयर का ही पढ़ना है, सिर्फ पिछला पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इकॉनमी में सरकार की पॉलिसी स्कीम्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कुछ भी है वो सब कवर करना जरूरी रहेगा। देन साइंस की अगर हम बात करें, देखो, एक तो साइंस हो गया जनरल साइंस और दूसरा होगा साइंस एंड टेक, तो इन दोनों को कवर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस एंड टेक को तो हम करंट अफेयर के साथ कवर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक साइंस है उसके लिए 6 to 10th एनसीईआरटी प्लस उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि देखो साइंस भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि कुछ नया नया जो है वो साइंस एंड टेक के साथ लिंक कर रहा है, लाइक जैसे स्पेस हो गया, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, या फिर डिजीज हो गई, तो ये तो साइंस एंड टेक और जनरल साइंस और करंट के साथ लिंक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर हम लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। बट अगर लूसेंट को नहीं पढ़ना चाहते तो पिछले 5-10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जितने भी पेपर में पूछे गए हैं वो सभी कवर कर ले तो वो भी इनफ रहेगा। देन उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसकी जो लास्ट यूनिट है ना, वो बहुत इनफ होगी। उसके बाद अगर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो शंकर आईएएस से पढ़ सकते हैं सिलेक्टिव। लेकिन एनवायरनमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो एक्ट वगैरह रहते हैं, तो एक्ट की ना क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, तो वो करंट से भी कवर हो जाती है। प्लस इसकी एक वीडियो है, 27 मिनट्स की वीडियो है, उसमें ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट है वो सभी कवर कर दिए। प्लस एनवायरनमेंट के करंट अफेयर की वीडियोस भी जो है वो यूट्यूब पर अपलोडेड है, डेली फैक्ट पे आप चेक कर सकते हैं। 10-10 मिनट की वीडियोस है, तो मैक्सिमम करंट उसमें और स्टैटिक जो एनवायरनमेंट पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। देन आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक पढ़ना है सबसे पहले, लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म, रिलीजन यानी कि रिलीजन पॉइंट, लाइक हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म, ये सब, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक बुद्धिस्ट काउंसिल्स को लेकर काफ़ी बार क्वेश्चन बन रखे हैं, ये जैनिज्म को लेकर क्वेश्चन दिगंबर श्वेतांबर। तो यहाँ पर क्या है कि पर्सनालिटीज को लिंक करके भी क्वेश्चन आ सकता है। टेम्पल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिलीजन में ये सारा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद करंट बेस्ड भी कवर कर सकते हैं, लाइक जैसे जीआई टैग हो गए, तो हम एक ये कवर कर सकते हैं, या फिर फेयर एंड फेस्टिवल कवर कर सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर ट्राइब्स के साथ ज़्यादा लिंक होता है, तो हिमाचल प्रदेश में जब हम ट्राइबल सोसाइटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कल्चर को कवर किया जा सकता है। देन उसके बाद करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो हमें कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 1 ईयर का करंट जो है वो कवर करके चलना है। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो हमें कम से कम 1 ईयर का करंट कवर करना है। लेकिन अब करंट कवर करना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डाउट रहता है हमेशा कि करंट फिर पढ़े क्या, क्या कोई मैगजीन डायरेक्टली फॉलो करनी शुरू कर दे या फिर अभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करे।
तो इसमें जो अप्रोच हमारी रह सकती है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों है। अगर हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं ना, तो उससे हमें क्या होगा कि कॉम्प्रहेंशन के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाती है टॉपिक्स की, तो न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक भी पढ़ते रहो तो चलेगा। उसके बाद देखो, करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक करंट जो मतलब हमेशा से चलता आ रहा है, लाइक जैसे डेज हो गया, थीम्स हो गई, थीम्स को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है और डेज को लेकर एक नया क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिम्स्टैक, सार्क, अभी बिम्स्टैक न्यूज़ में चल रहा है, सार्क आ रहा है न्यूज़ में, ठीक है, एससीओ न्यूज़ में आ रहा है, G20, नेटो। तो ये सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके नोट्स होने चाहिए आपके पास, ये पूरे कवर होने चाहिए। फिर रिपोर्ट और एनालिसिस जितने भी रहते हैं, कौन सी रिपोर्ट किसने रिलीज करी। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ोगे, जब आप वर्ल्ड बैंक को पढ़ोगे, तो उसकी रिपोर्ट्स वहां पे भी कवर हो जाएगी, अलग से भी कवर हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज, लाइट में भी क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज को लेकर, एचएस में भी आता है। तो ये एक्सरसाइज जितनी भी भारत की रहती है दूसरे नेशंस के साथ, प्लस ईरान, रशिया, चाइना के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, या श्रीलंका चाइना के बीच में कौन सी हो रही है, तो चाइना के सेंट्रिक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है स्पेशल एक्सरसाइज को लेकर, क्योंकि इस पोर्शन से भी क्वेश्चन बन रखा है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें, तो प्लेसेस इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, प्लेसेस इन न्यूज़ और मैप बेस्ड, तो इसको हमें कवर करना है अलग से। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, लाइक कौन सा समिट कहाँ पर हो रहा है, जैसे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें, COP30 कहाँ पर होगी, 29 कहाँ हुई थी, 31 कहाँ होगी। तो इस तरह से आगे आगे हमें थोड़ा अप्रोच लेकर चलना है, मतलब हमें मल्टी एंगल पर सोच कर चलना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिली, दैट इज इनफ। हमें अगर कोई एक टॉपिक मिला, तो हमें उसके रिगार्डिंग कम से कम 3 से 4 इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके नोट्स बना के रखने हैं, और नोट्स भी ऐसे बनाने हैं ताकि हम उनको मल्टीपल टाइम पढ़ सके। ऐसा ना हो कि हमारे नोट्स ही जो है वो फिर इतने ज़्यादा हो जाए उसको पढ़ने का टाइम भी ना लगे। देन उसके बाद जो हमारे ये नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स है, हम इनको पॉलिटिकल लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक बायलेटरल टॉक्स और समिट। इकोनॉमिक लेवल पर हम देख सकते हैं, लाइक जैसे वर्ल्ड बैंक ने कुछ प्रेडिक्ट किया या वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई। सोशल लेवल पर अगर हम बात करें, तो जैसे अभी UAE ने जो है वो टेम्पररी वीज़ा बैन किया, ठीक है। US की अगर हम बात करें, तो वहाँ से जो मतलब जो वहाँ पर जो इंडियंस गए थे उनको वापस भारत भेजा। तो कई हो सकता है कि वो ये भी पूछ ले कि कौन से जहाज से जो वो वापस आए वो। फैक्ट, करंट फैक्ट कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पर जो है वो मल्टी एंगल पर चलना है। और सोर्सेज न्यूज़पेपर्स और कोई एक मैगजीन, इसमें आप अगर चाहते हो हमारी डेली फैक्ट की मैगजीन को भी आप पढ़ सकते हैं, और उसके जो सैम्पल्स है वो आपको ऑलरेडी डेली फैक्ट पर मिल जाएंगे। और काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ रखे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद एचपी जीके के क्वेश्चंस अगर हम बात करें, तो 25 से 30 रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वेटेज अगर हम लेकर चलते हैं, तो 25 to 30 रहते हैं। यहाँ पर हम प्रीलिम बेस्ड अप्रोच को लेकर चलेंगे सबसे पहले। लेकिन हिमाचल प्रदेश को जब हम पढ़ते हैं, तो हमेशा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज बना रहता है वो ये बनता है कि लर्न नहीं होता, ज़्यादा याद नहीं रहता, क्योंकि फैक्ट और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच को लेकर चल सकते हैं। और सोर्सेज में मैं आपको इजी इजी सोर्स बताऊंगा, वो इनफ रहते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम भी देखो सरकारी है एक तरह से, और अगर हम गवर्नमेंट सोर्सेज को ही पढ़ेंगे तो दैट इज इनफ। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में अभी जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस को ही पढ़ना जरूरी रहेगा। तो इसमें अगर हिस्ट्री को लेकर सोर्सेज की अगर हम बात करें ना, तो अगर हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की जो साइट है, वेबसाइट है जो, तो वहाँ पे ना अबाउट अस में अगर आप जाओगे, अबाउट डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जो है वो हिस्ट्री मिल जाएगी। उतनी इनफ होती है। लास्ट टू लास्ट टाइम गजनी को लेके क्वेश्चन आया था ना, जब भारत आया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वहाँ पे मेंशन है, वो ईयर डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन था, तो ये इनफ रहेगा। देन उसके बाद पॉलिटी की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बात नहीं हो रही है, पढ़नी हमने लक्ष्मीकांत ही है, लेकिन हिमाचल सेंट्रिक पढ़ना है। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि फर्स्ट, अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, तो फर्स्ट कौन था, ऐसा कौन पर्सनैलिटी है जो रिपीटेड बनाए, या फिर ऐसा कौन सा पर्सनैलिटी है जो जल्दी रिजाइन कर दिया जिसने, या क्रोनोलॉजी भी बन सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो गवर्नर हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, पंचायती राज सिस्टम हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, सेंटर स्टेट हो गया, ये सभी कवर करना जरूरी रहेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी का पार्ट भी है। देन उसका ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर करना है। और मैप बेस्ड
हम जो है वो ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वो आई थिंक शायद जोगिंदर नगर वगैरह को लेकर मैप बेस्ड क्वेश्चन बना था। तो दैट मीन्स मैप बेस्ड अप्रोच के साथ जो है वो हमें ज्योग्राफी कवर करनी है। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, प्लस साथ में गवर्नमेंट के स्कीम्स और इनिशिएटिव्स। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात करें अगर हम, तो 2 वीडियोस जो है इकोनॉमिक सर्वे की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, बाकी सभी भी जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, तो डेली फैक्ट पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो ये स्टैटिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आ जाते हैं, तो हम इसको सोसाइटी के साथ लिंक कर सकते हैं प्लस ट्राइबल कल्चर, तो हमें ये पूरा कवर करना पड़ेगा। और इसके लिए सोर्सेज द बेस्ट जो यही रहते हैं कि या तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करो या क्लास नोट्स पढ़ो, वो इनफ रहेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें जो है सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है, हमें प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना। ध्यान रखना, प्रीलिम्स में टॉप करके कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीलिम्स को क्लियर करना है। दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स आपको एचपी एग्जाम फैक्ट में मिल जाएंगे, वो पीडीएफ फाइल्स है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद हमारी अप्रोच क्या रहेगी प्रीलिम्स को टैकल करने की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली सी सेट की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहले जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 है, ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट जो है वो 2 तरीके से लग सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज चलो, लेकिन सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है, देखो पेपर तो वैसा नहीं आएगा। सब्जेक्ट वाइज में जस्ट हमें ये क्लियर होगा कि हमें कितना आता है, अगर कोई एक सब्जेक्ट है उससे हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज और कुछ हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि मैक्स फुल लेंथ लगाने हैं। फुल लेंथ तो कोई मिस करने ही नहीं है, जितने ज़्यादा फुल लेंथ लगाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फुल लेंथ कोशिश करनी है कि पूरा 2 घंटे बैठ कर लगाना है, उसी तरह से करना है जिस तरह से एग्जाम में जो है वो अपने फाइनल पेपर देना है। और कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो लगा कर चलो, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव आते हैं चाहे वो फुल लेंथ, या दोनों को भी साथ में लगा सकते हैं। प्लस एक काम और करना है हमें यहाँ पे, कि हमें जो अदर स्टेट्स हैं, लाइक जैसे कि हिमाचल का, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, तो यहाँ पे इनके जो पेपर होते हैं ना पीसीएस के, उनको पढ़ सकते हैं, उनको कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली ही बन जाते हैं। तो जीएस का जो वहाँ का पोर्शन है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी जीएस के लिए, सिंपल। और कोशिश करनी है जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे बेस्ट रहेगा। वीकली एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाओ, अभी से शुरू कर दो, तब तक के लिए वेट मत करो, ताकि ऐसा फील हो जब आप फाइनल पेपर में बैठो तो ये फील हो कि हम मॉक में ही बैठे हैं। और दूसरा, जिस टाइम पे पेपर होना है अगर उस टाइम पर ही मॉक टेस्ट लगाते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद सी सेट की हम बात करें, सी सेट बहुत चैलेंजिंग है तो क्वालिफाइंग, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज बना है। और लास्ट टाइम जिस तरह से सी सेट पूछा गया था, तो उस तरह से अगर हम बात करें तो इस साल सी सेट में कुछ भी हो सकता है। तो टॉपिक्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 10th लेवल तक की यहाँ पर जो मैथ्स रीजनिंग रहती है, जनरल एबिलिटी की अगर हम बात करें, या डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जितना भी ये सी सेट है ना, जितने भी ये टॉपिक्स है, वो सभी ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि 10th लेवल के। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है, ये आप सभी को पता है, एग्जाम आप सभी ने दिया है। तो इसको टारगेट करने का तरीका क्या होगा, किस तरह से हम इसको टारगेट कर सकते हैं, देखो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 तो हमें नहीं करने हैं, हमें कोशिश करनी है कि उतने क्वेश्चन करने हैं जितने से हमारा प्री क्लियर हो जाए, जितने से हमारा सी सेट में नंबर बन जाए। बट लेकिन वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि पता कैसे चलेगा कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन से करने हैं। तो इसके लिए एक तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि मॉक टेस्ट लगाओ। सेकंड, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं पेपर में जो बहुत इजीली एक जनरल साइंस से सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम वैसे क्वेश्चंस को ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद अगर हम बात करें तो सी सेट को क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारा टाइम बचेगा। और दूसरा, हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, लाइक किसी का रीजनिंग होता है, किसी का मैथ्स होता है, किसी का इंग्लिश होता है, तो हमें अपना जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और कोशिश करनी है कि जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट होगा उसका, वो गलत ना हो, क्योंकि अगर वो गलत नहीं होगा तो वो आपको नंबर दे के जाएगा। एक तो ये बात अब ध्यान में रखनी है। सेकंड, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो बिल्कुल कॉमन सेंस पर सॉल्व हो जाएंगे, उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। पेपर में मिलते हैं लेकिन बाद में मिलते हैं। अगर हम सीजेड, अगर हम उस टाइम पे फाइनल एग्जाम में बैठे होंगे ना, पेपर में बैठे होंगे, तो हमें वहां पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर भी होता है। लेकिन जब हम ऐसे फ्री टाइम में बैठे होंगे तो हमारे से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्यों, क्योंकि अभी हमें पता चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है कि फ्री मतलब जितना भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको ढूंढना है।
जो ऐसा होता है कि फ्री के नंबर है। और अगर हम एक एवरेज लेकर चले तो 20 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, जो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम प्रेशर इतना होता है कि वो पता ही नहीं चलता और वो सॉल्व भी नहीं होते कई बार। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 25 भी मानते हैं ना, तो भी 50 नंबर ही हो गए, और हमें 66 चाहिए, यानी कि हमें 13 क्वेश्चन और करने हैं। तो 25 में अगर हम और चलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हम एवरेज लेकर चलते हैं अगर, तो हमें 38 क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमारा प्री क्लियर करने के लिए। बट लेकिन हम 38 को भी 40 मानकर चलते हैं, तो हमें 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट बिल्कुल सही करने हैं, 40 तो सही होने चाहिए। देन उसके बाद देखो कितने क्वेश्चन करने चाहिए सी सेट में और जीएस में। अगर आप एक एवरेज, सबसे पहले तो ना ये क्लियर पता होना चाहिए कि हमारे गलत कितने होते हैं। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाते हैं तो हमारे कितने क्वेश्चंस गलत होते हैं, हमारे को पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम पेपर वन में बात करें तो एक सेफ स्कोर जो रहता है वो रहता है 110। ठीक है, 110 नंबर अगर आ जाते हैं जीएस में तो वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। इस बार भी कट ऑफ आई थिंक शायद काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है और हाई गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें कम से कम टारगेट रख के चलना है कि हमें हमारे नंबर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग सब कुछ को कैलकुलेट करके फाइनल 110 नंबर बनने चाहिए, 110 से ऊपर ही नंबर बनने चाहिए। तो वो एक सेफ जोन है। यहाँ पर बात की जा रही है जनरल की। ठीक है, लेकिन अगर कोई कास्ट में या कुछ उसमें चलता है तो वो अपने अकॉर्डिंग लाइक 80 70 90, फिर भी प्रिपरेशन जब कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे तो ये भूल ही जाओ ये कंसेप्ट। प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो अपने माइंड में रखो कि 110 नंबर लेकर आने हैं। तो अगर हम 110 को सेफ मानते हैं तो उसमें हमारे मतलब 60 प्लस जो है वो करेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही। अब या तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 60 क्वेश्चन करो, खत्म। लेकिन अगर लगता है 60 क्वेश्चन की एक्यूरेसी एक्यूरेसी में डाउट रहता है और लगता है कि 10 क्वेश्चन गलत होते ही हैं, क्योंकि देखो अगर 60 क्वेश्चन किए 10 गलत हो गए तो आप 50 पर चले गए। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन में देखो आपने गलत भी तो किए थे, 10 क्वेश्चन गलत किया तो उसकी अगर नेगेटिव वन फोर्थ या वन थर्ड होती है तो दो क्वेश्चन ये कम हो गए, दो या दो से तीन। तो मतलब 48 पे पहुंच गए। अब 48 से फिर 96 चले गए, 100 से कम हो गए। तो फिर वो तलवार लटकी रहती है हमेशा कि यार होगा या नहीं होगा। तो 60 क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट भी करते हो और उसमें से कुछ गलत नहीं होते हैं, गलत हो जाते हैं, तो फिर वो फंस जाएंगे। तो फिर वो पॉइंट पर बाहर या पॉइंट पर इन हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि हमें टेम्पटेशन 70 to 80 करनी है। कोशिश करनी है कि नेगेटिव कम से कम हो, 70 से 85 के बीच में हमें जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो 60 में क्लियर होगा ना तो वो अगर लग रहा है कि एक्यूरेसी है पूरी तो 60 करके छोड़ दो। लेकिन लगता है कि एक्यूरेसी नहीं है, गलत हो सकते हैं, तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर वो 96 98 पर आकर फंस जाते हैं। और वो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है फिर कि होगा या नहीं होगा जीएस को लेकर। देन उसके बाद पेपर टू है तो देखो क्वालिफाइंग। ठीक है, 66 नंबर चाहिए, बट लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा है। देखो 66 के लिए अगर हम मानते हैं ना तो हमें 33 क्वेश्चन करके भी इनफ होता है। 33 क्वेश्चन अगर कर देते हैं तो वो इनफ रहेगा। बट लेकिन 33 क्वेश्चन हमने कर दियो, एक दो भी गलत हो गए ना तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। अगर हमने 40 क्वेश्चंस किए मान लीजिए, ठीक है, हमने बिल्कुल सही 40 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन उसमें से तीन गलत हो गए, 37 पर पहुंच गए। तीन गलत हुए, उसका एक कट हो गया 36, तो भी रिस्क हो गया फिर आगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 50 से 60 क्वेश्चन करने ही करने हैं। 50 अबव तो करके ही चलो। कोशिश करनी है कि सही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि अगर 60 क्वेश्चन करने हैं तो तुक्के मार दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट वर्क के साथ जो है वो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। और अगर आपको 40 क्वेश्चन आपके बन भी रहे हैं उसके बाद भी एक्स्ट्रा आगे 10 15 क्वेश्चन और सॉल्व करो, ताकि अगर कुछ गलत भी हो तो वो 10 15 से ही गलत हो, उसमें ही नेगेटिव करके सॉल्व हो जाए और आपके 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो और आपके 80 मार्क्स आ जाए। तब आप बिल्कुल जो है वो सेफ रहोगे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो रहता है नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग से जितना हो उतना बचो, सबसे बेस्ट रहेगा। नेगेटिव मार्किंग से दूर रहना ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो अब आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी अगर आपके डाउट है तो। ऑप्शनल के लिए देखो, पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। आप पहले प्रीवियस ईयर देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, तो फिर वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद ही फिर आगे लाइक लाइक ऐसा होता है कि हम मतलब
अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है और फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, फिर उनको देखो कि आप उसको लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। प्लस एक चैलेंज और भी आता है। वो चैलेंज ये आ रहा है कि अभी इस टाइम पे क्या फिर ऑप्शनल भी साथ में पढ़ना चाहिए या सिर्फ जीएस का ही कवर करना चाहिए। किसी के माइंड में ये डाउट है? ऑप्शनल को पढ़ा जा सकता है साथ में, 1 घंटा ऑप्शनल के लिए दे दिया जा सकता है, क्योंकि देखो ऑप्शनल कहीं ना कहीं गेम चेंज है, ठीक है। वो गेम चेंजर है और वो मेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो ऑप्शनल अगर किसी ने नहीं पढ़ा है अभी तक तो वो 1 घंटा पढ़ सकता है। बट लेकिन आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं 1 घंटा, क्योंकि आंसर राइटिंग से भी स्किल्स इंप्रूव होगी, और आंसर राइटिंग का मतलब क्या होगा कि जो आपको याद है वो आप लिख रहे हो। तो आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो और आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ दोनों को किया जा सकता है। अभी कोई डाउट? अंकिता मैम, आपका कोई डाउट हो? दोनों करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी, मतलब देखो साइंस अगर बहुत कमजोर है तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पहले नॉर्मली पढ़ लो, ठीक है। नॉर्मल पहले पढ़ लो, उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यू को लर्न करो। फिर देखो मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला विटामिन से रिलेटेड, ठीक है, कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है, डी की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है, या मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ गया, तो फिर विटामिन को पूरा कवर कर लो, फिर उनको लर्न कर लो। लेकिन जनरल साइंस के लिए पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपने जीएस कवर कर दिया है तो इन सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जा सकता है फिर। बाकी किसी का कोई और डाउट हो? सी सेट के मॉक बिल्कुल वीकली करने चाहिए। इवन अगर आप रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि संडे को आप टारगेट ही यही कर दो कि संडे को हमें मॉक ही लगाने हैं, एक प्रीलिम, एक जीएस का और एक सी सेट का। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहेगी। और एक्सपेक्टेड एग्जाम जून या जुलाई मंथ में हो भी जाएगा। तो मतलब हमारे पास 2 महीने ही है